Hello everyone. First of all, welcome to my channel, to my app, to my website, which is Ankita Law Classes. Right from the website or from my app, first time हम start कर रहे हैं इसको with BNS. ठीक है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ पहले अपने आप से। आई एम अंकिता गांधी। जिन्होंने भी ये बैचेस बाय करे हैं, आई हार्टली वेलकम यू ऑल। एंड मैं ये आशा करती हूँ कि आप जब ये बाय कर रहे हो या स्पेंडिंग समथिंग, तो आप हर एक पेनी का उतना यूज करें। ठीक है, तो मोटिवेशनल लेक्चर्स कभी 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 मिलते रहेंगे। मेरा एम जो है सिर्फ यही रहेगा कि अगर आपका कोई भी लेक्चर है उसमें आपकी 90% पढ़ाई हुई, छोटी मोटी जो है हम बातें करते रहेंगे इधर की उधर की। एंड क्योंकि ये आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, तो फर्स्टली आपको जो है अपने आप से डिसिप्लिन रहना है। हमारी क्लासेस चलेंगी कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट्स लगाए हैं। टॉपिक 1 लिखा है। जब भी टॉपिक 1 फिनिश होगा, तो देयर विल बी वन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपको दिया होगा, एंड देयर विल बी वन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे देंगे। गॉट इट? मतलब आप मुझे लिख के देंगे। जिन्होंने भी बैचेस ज्वाइन करे हैं उनके पास मेरा ये नंबर रहेगा। एंड इंडिविजुअली एवरी संडे, कितने भी आए हर वीक में, एवरी वीक जितने भी आए, जितने भी आप कर रहे हैं, एवरी वीक ऑन संडे एग्जैक्टली एट 10 AM आप सेंड करेंगे। मैं या मेरी टीम, वैसे मैं ही करूंगी अभी। ठीक है, फिलहाल तो मैं ही करूंगी। अगर मुझे इनके आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आती है, कुछ है, तो मैं अपनी टीम को बता दूंगी कि कैसे चेक करना है और वट एवर। सब्जेक्टिव का ये है कि स्पेशली मैं इसको अपने हाथ में रखना चाहती हूँ। हाँ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे तो वो मैं आगे दे सकती हूँ। उसका रीजन स्पेसिफिकली ये होता है, ऑब्जेक्टिव में ये आपको मार्क करना है। सब्जेक्टिव में क्या है, एक एक चीज देखनी है, तो 90% तो मैं ही अपने पास ही रखूंगी। इन केस कभी मेरे पास बल्क में आ रहे हैं तो मैं आगे टीम में दूंगी, वो भी सिर्फ उसी को दूंगी जो इन्हें बहुत सारे मेन्स क्लियर कर रखे हैं या कुछ। ठीक है, तो ये चीज है। तो फर्स्टली आपको अपने आप से डिसिप्लिन रहना है कि मुझे जो है टाइमली लेक्चर्स करने हैं, अपलोड हो रहा है, करो, खत्म। जो भी मैम ने नोट्स दिए हैं उसका प्रिंट लो। उसके बाद नोट्स नहीं दिए हैं, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको करेंगे। तो ये सब चीजें जो है आपकी चलती रहेंगी। एंड सेकेंडली, जो भी आपके आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं 10 AM आएंगे, एंड इवनिंग में 10 PM आई विल रिटर्न यू। फाइन। तो ये रहेगा आपके पास। क्योंकि हम लोग कनेक्टेड है सोशल मीडिया से, हम लोग कनेक्टेड है नॉट लाइक फिजिकली बट ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही चेक होगा और ऑनलाइन ही जाएगा। उसके बाद ये तो आपका ये है। एंड इसके इस वाले बैच में आपके 4 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। वन इज योर CRPC, अदर इज योर CPC, देन IPC, एंड देन योर BNSS, CPC, CRPC, IPC, एंड योर, ठीक है, दीज 3 criminal laws एंड वन योर CPC, ये आपके कवर हो रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअली भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ा वही करना चाहते हो, तो उसके लिए वी हैव समथिंग डिफरेंट। ये आपका एक प्रॉपर इस तरह से है कि आपको कैसे करना है। एक सब्जेक्ट हुआ, खत्म हुआ, देन सेकंड सब्जेक्ट की क्लासेस करी, वो खत्म करी, थर्ड करी, फोर्थ करी। जब हमारा सारा हो जाएगा, देन जब सब हो जाएगा, बिकॉज इस बैच की वैलिडिटी इज 1 year। ठीक है, जब ये सारा हो जाएगा तो उसके बाद क्या रहेगा, हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव्स करेंगे। मैं आपको देती रहूंगी, आप मुझे देते रहना। तो इस बैच का मेन मकसद इज सब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे बता दिया कि यू हैव टू बी वेरी ट्रू। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी कि मैं अंकिता गांधी हूँ, एंड मैंने UP PCS J का मेंस भी क्लियर किया है, वेंट टिल इंटरव्यू, और बहुत सारे स्टेट्स, दिल्ली जैसे स्टेट्स का भी मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, एंड मेंस में मैं अपीयर हुई हूँ। सो आई हैव दैट लेवल ऑफ प्रैक्टिस। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी मेरे पास है मैं आपको वो चीज़ दूं। एंड बाय दिस मीडियम हम इसको स्टार्ट करते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। सी, क्या है कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता BNS, इसका लेक्चर नंबर 1 ये है। अब इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो हमारा BNS क्रिमिनल लॉ जो आया है, वो लॉ कैसा है। इट इज लॉ इन रेम। सो क्रिमिनल लॉ इज लॉ इन रेम बिकॉज द क्राइम इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी। तो क्या होता है, अगर आप देखते हैं मेजरली जो क्राइम्स हो रहे हैं, दिस वर्सेस स्टेट, रेप हुआ, कुछ भी हुआ,
तो उसमें स्टेट आती है, वो पकड़ती है ना। तो क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी अगर क्राइम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हो रहा है। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये सिर्फ सोसाइटी नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, हम एक दोनों को क्या करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है तो उसमें रॉस्को पाउंड की थ्योरी है जो कि बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करती है। ठीक है, सिमिलरली ये जो है ये हमारा पब्लिक लॉ भी है। ठीक, दिस इज क्या, पब्लिक लॉ ऑल्सो। देन अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या ऑफेंस होगा, क्या ऑफेंस नहीं होगा, उसकी कितनी पनिशमेंट होगी, दीज ऑल थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। ये सोसाइटी जो है वो डिटरमाइन करती है। देन एक क्राइम को होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज योर एक्टस रियस, फाइन, अदर इज योर मेंस रिया। दो चीजें होती हैं, वन इज योर एक्टस रियस एंड अदर इज योर मेंस रिया। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम बस इतना सा हो गया, नहीं, जो हमारा टॉपिक 2 है दैट इज योर मेंस रिया, और वही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जो हम चलेंगे तब हम उसको जो है देखेंगे। Next is the principle of criminal responsibility. The basic rule is actus non facit reum, nisi mensit rea. तो आपको ये तो मतलब ऐसा ना घोट के अपने अंदर रख लेना है जब हम बीएनएस पढ़ रहे हैं। एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया, आंखें बंद कर होके भी आपको बताना चाहिए। वो ये बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्ट जो है ऐसे ही पनिशेबल नहीं हो जाता है, वो तब पनिशेबल होता है व्हेन देयर इज गिल्टी माइंड। तो एक ऑफेंस होने के लिए, एक क्राइम होने के लिए, देयर मस्ट बी एक्टस रियस एंड देयर मस्ट बी मेंस रिया। ठीक है, तो ये सब है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने क्यों बताया कि जब आप अपना ये करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें पूछते हैं, तो बीच बीच में वो भी चीजें मैं जो है आपकी कवर करवाऊंगी। ठीक, हम बीएनएस के बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम बीएनएस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि बीएनएस बताता है कि ये ऑफेंस है, ये इसकी पनिशमेंट है ना। तो हम बेसिकली क्राइम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, क्राइम के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है अभी के लिए दैट इज क्राइम, कि क्राइम होता क्या है। सो लेट्स स्टडी कि क्राइम इज समथिंग जो हमारे यहाँ पे डिफाइन नहीं। क्या आपकी पूरी वेबसाइट आपने खोल लेना, छान मारना, क्या वो क्राइम कहीं पर डिफाइंड है? आंसर इज नो। क्राइम जो है इट इज नोवेयर डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जो क्राइम का जो मतलब होता है ना, इट चेंजेस विद टाइम, प्लेस, सोसाइटी, वो चेंज करता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ टाइम पहले चलो तो एडल्ट्री हमारे इंडिया में ऑफेंस था, बट एक केस आया विच इज जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद से दिस इज नॉट एन ऑफेंस, फिर ये ऑफेंस है ही नहीं। तो इंडिया में ही अगर आप देखो विद टाइम ये चेंज हो गया। देन इफ यू सी, एबॉर्शन कराना एक जगह पर क्राइम है, दूसरी जगह पे क्राइम नहीं। मैरिटल रेप एक जगह पे क्राइम है, बाहरी दुनिया में क्राइम है, इंडिया में क्राइम नहीं है। सो क्राइम इज समथिंग। तो आप जब आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम एक डेफिनेशन दे क्राइम की, बहुत डिफिकल्ट है, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। तो व्हाट इज एक्चुअली क्राइम? एक्चुअली क्राइम इज समथिंग जो कि हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो वेरी करती है, वो वेरी करती है। इसी वजह से ही क्राइम को डिफाइन ही नहीं किया गया। बट क्या डिफाइन किया गया है? ऑफेंस। पहले वो सेक्शन 40 में था आईपीसी में, अब वो सेक्शन 2 क्लॉज 24 में है बीएनएस। ठीक है, अच्छा बीएनएस क्या बोलता है? इट डिफाइंस ऑफेंस। वो बोलता है ऑफेंस एक ऐसा कृत्य है, कार्य है या लोप ओमिशन है विच इज पनिशेबल अंडर दिस संहिता। वो ये बोल रहा है कि कोई भी चीज या कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि संहिता में पनिशेबल है, वो भाई क्या है? ऑफेंस है। ठीक है, वो ऑफेंस है। अच्छा ठीक है, वो ऑफेंस है। इसके अच्छा इसके नोट्स जो है आई विल बी अपलोडिंग एज वेल, मैं अपलोड कर दूंगी। फाइन, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अभी आप समझिए, फिर मैं इसके नोट्स जो है अपलोड कर दूंगी। जो भी लेक्चर्स आपके ऐसे होंगे व्हाइट बोर्ड पे होंगे, फिर वो आप नोट डाउन कीजिएगा, उसको उसकी अपलोडिंग नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।
अब आप ये सोचोगे कि मैम कहीं पे तो आप क्राइम बोल रहे हो, कहीं पे आप ऑफेंस बोल रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, हम यूजुअली क्राइम एंड ऑफेंस को सेम बोल देते हैं। और जितने बच्चे अभी इस टाइम देख रहे हैं ना, अपने आप से पूछना कि क्या आपको एक्चुअली मतलब पता है? आंसर इज 99% लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो क्राइम है ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। यहाँ क्राइम हो गया, यहाँ क्राइम हो गया। और ऑफेंस जो है ये एक स्पेसिफिक चीज है, ये स्पेसिफिक है। क्राइम में हर चीज आता है, समथिंग विच इज रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग हो या लीगली रॉन्ग हो, सब कुछ। अब देखो, क्राइम इज ऑल्सो समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो, समथिंग कोई चीज मॉरली रॉन्ग है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया मैरिटल रेप। मैरिटल रेप इंडिया में पनिशेबल नहीं है, बट है तो वो एक काइंड ऑफ क्राइम ही, इंडिया में पनिशेबल नहीं है, ठीक। लेकिन यदि अगर हम रेप की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में वो पनिशेबल है, इसलिए वो ऑफेंस है, और क्योंकि वो ऑफेंस है तो वो क्राइम है। तो कहने का मतलब क्या है? क्राइम इज समथिंग विच इज ब्रॉडर, बट ऑफेंस इज समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक। ऑफेंस को डिफाइन कर दिया गया है, ऑफेंस को ये बोल दिया गया है जो भी आईपीसी या बीएनएस में पनिशेबल है वो ऑफेंस है। तो जो उसके अलावा पनिशेबल है वो क्राइम। ठीक है, आया समझ में? जो सिर्फ और सिर्फ बीएनएस पनिश कर रही है वो क्या है? ऑफेंस। बट जो बीएनएस प्लस एनी अदर लॉ पनिश कर रहा है वो हो गया क्राइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए एमबी एक्ट है, एमबी एक्ट में कोई चीज पनिशेबल कर दी, ठीक है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि ऑफेंस को हमने डिफाइन कर कहाँ किया है? बीएनएस में, कि समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट। ठीक है, तो बाकी सब एक्ट्स में जो भी पनिशेबल होगा वो ऑफेंस नहीं होगा, वो क्राइम होगा, वो क्राइम होगा। So a crime becomes offense when it is recognized and punishable by आईपीसी, और बाकी सब जगह में वो ऑफेंस जो है क्राइम रहेगा, ऑफेंस नहीं रहेगा। देखो लिखा है ना, सेक्शन 40 था, अब 2 clause 24 है। तो ये तो चलो कोडिफिकेशन हुआ, बट क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में देखो आया हुआ है, स्पेशली यूपी जुडिशरी में आया है कि क्राइम को डिफाइन करो। तो तुरंत ही आप ऐसे, आपको आपको करना कैसे है? आप ऐसे स्टार्ट करेंगे कि देखो पहले ज्यूरिस एंड ऑल हुआ करते थे। तो ज्यूरिस जैसे कि ब्लैकस्टोन आप सबने सुना होगा। ज्यूरिस ब्लैकस्टोन बोलते हैं कि क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो या तो कमिट हुआ है या ओमिट हुआ है, दोनों चीजें आपको बताई। कमिट भी हुआ है, ओमिट भी हुआ है इन वॉयलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। किसके अगेंस्ट हो जा रहा है? पब्लिक लॉ के अगेंस्ट। तो ब्लैकस्टोन ने तो ऐसा बोला कि वही जो सेम चीज आपकी ऑफेंस बोल रही है कि एक्ट है या ओमिशन है, क्या? पब्लिक लॉ के अगेंस्ट। यहाँ पे उसने पब्लिक लॉ बोल दिया। देन रुशल आते हैं, वो भी ये बोलते हैं कि ये एक्ट है या ओमिशन है विच इज अगेंस्ट लॉ एंड फॉर विच इट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट अपॉन कन्विक्शन। तो ब्लैकस्टोन में उसने एक चीज और ऐड कर दी, उसके लिए कन्विक्शन है ऑन पनिशमेंट। ठीक है, तो ब्लैकस्टोन ने क्या बोला कि ये एक्ट है, ये ओमिशन है विच इज पनिशेबल बाय पब्लिक लॉ। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लॉ लिख दिया और बोल दिया उसके लिए पनिशमेंट भी है। देन सुदरलैंड ने बोला इट इज वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ को अगर आपने वायलेट किया तो वो क्या हो गया? क्राइम। स्टीफन जिन्होंने हमारा आईपीसी बनाया है, इन्होंने क्या बोला? इट इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड रिवॉल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। कि वो सोसाइटी के एक तो अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर से दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अब मैंने आपको यहाँ पे 5 बताए हैं, हेल्स वही छोड़ देंगे हम, ठीक है, आप देख लीजिएगा। 5 में से आप कोई भी 3 लर्न करके जाएंगे। 3 यू हैव टू लर्न अच्छे से, कोर हार्टेडली, क्योंकि जब आप किसी की भी डेफिनेशन एग्जैक्टली लिख के आते हो, एग्जैक्टली देखो मैं आपको क्लास में लर्न करा दिया। ब्लैकस्टोन का क्या है? ब्लैकस्टोन ने बोला इट्स एन एक्ट, ओमिशन, जो कि पब्लिक लॉ के अगेंस्ट है। रुसेल एक्ट है, ओमिशन है, जो विच इज फॉरबिडन बाय लॉ और जिसके साथ पनिशमेंट है। सुदरलैंड ये बोलता है विच इज अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ। बस ये 3 लर्न करेंगे। चौथी पांचवी तो मैंने आपको बता दिया है कि आप एक बार, ठीक है, देख लें। तो अब हम अगर कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं यहाँ पे सारे, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है? वो ये बोलता है कि पहली चीज कि यहाँ पे एक तो एक्ट और ओमिशन है। ये जो एक्ट, और कोई भी आपने एक्ट किया, ओमिशन किया, वो लॉ ने पनिश किया। वो जो लॉ ने पनिश किया वो साथ में स्टेट भी यही बोल रहा है कि वो पनिशेबल है, और वो सोसाइटी को भी अफेक्ट कर रहा है। तो हमने कॉमनली जो चीजें देखी वो हमने ये देखी। The common things which we have seen is this, है ना? तो ये चीज है। आया समझ?
आगे चलते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। क्राइम में, क्राइम अगर आपसे पूछते हैं तो आप क्राइम कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले आप 2-3 डेफिनेशंस देंगे, फिर आप बोलेंगे कि देखो क्राइम इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफेंस। ठीक है, कैसे डिफरेंट है आप समझाएंगे, क्राइम एंड ऑफेंस में डिफरेंस। फिर आप ऑफेंस को समझाएंगे, राइट। फिर आप क्राइम के एलिमेंट्स जो है वो समझाएंगे। एंड देन ये मैंने आपको एक आंसर राइटिंग लिख के दिया है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया है, मैं आपको होमवर्क भी दूंगी इन टुमारोज क्लास। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगी, तो आप फिर लिख के मुझे भेजेंगे। एक हफ्ते में आप मान लीजिए आपको 2 से 3 जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे होमवर्क में, 1 और 2, राइट। maximum 2, minimum 1. So crime is revolt against the whole society and an attack on civilization of the day. Explain. ये आपसे पूछ लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्राइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है। एंड इसीलिए इसको हमने क्या बोला है? लॉ ऑफ रेम बोला है, लॉ इन रेम। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेट के अगेंस्ट काम करता है, सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट काम नहीं करता। जब भी किसी के अगेंस्ट ऑफेंस होता है तो ये स्टेट ही है जो सामने आता है और आपको प्रोसिक्यूट करता है, मतलब केस लेके आता है, ताकि पीस, ऑर्डर, जस्टिस जो है वो मेंटेन हो। एंड इट्स ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, क्योंकि मेन पर्पस क्या है स्टेट का? कि हम प्रोटेक्शन करें, पीस लाएं। अगर क्राइम होगा तो प्रोटेक्शन कैसे होगा? क्राइम होगा सोशल ऑर्डर कैसे होगा? राइट। तो ये तो हमने ऐसे बता दिया। देन इसमें एक कोई भी याद था मान लीजिए मेरे को, तो मैंने रूसेल लिख दिया, मान लीजिए मैंने ब्लैकस्टोन लिख दिया, बहुत है। पहले आपने इंट्रो दिया, फिर आपने इन लोग के नाम लिख दिए। रूसेल बोलते हैं कि एक ऐसा एक्ट है या ऐसा ओमिशन है विच द लॉ फॉरबिड्स एंड विच इज, जिसके लिए कन्विक्शन है। ठीक है, सेम ब्लैकस्टोन ने ये बोला, समझा चुकी हूँ मैं आपको। देन आप आगे चल के एग्जाम्पल देंगे कि देखो क्राइम जो एक कंसेप्ट है वो सोसाइटी पे बड़ा डिपेंड करता है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे वैसे चीजें भी चेंज हो रही हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं एडल्ट्री का। एडल्ट्री पहले था, अब नहीं है। एबॉर्शन कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। इसलिए अगर हम ये बोलते हैं कि स्टेटमेंट कि जो क्राइम है इट्स अ रिवॉल्ट अगेंस्ट होल सोसाइटी, यस, बिकॉज इट इज इन रेम, इट इज अ पब्लिक लॉ। ठीक है, और साथ में अटैक भी है सिविलाइजेशन ऑफ द डे। बिल्कुल अटैक है, क्योंकि एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी को वो हार्म कर रहा है ना। दैट्स व्हाई देयर इज नीड टू बी अ बैलेंसिंग बिटवीन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोसाइटल इंटरेस्ट, राइट। दिस इज ऑल। ये मैंने आपको एक आंसर बता दिया है, ये इस तरह से आपको लिखना है क्राइम के लिए। ये पूरा की पूरा आपके हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक क्राइम के हम ऑफेंस अगर करते हैं फॉर इंडिया, अगर हम ऑफेंस की बात कर रहे हैं तो एक ऑफेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कि एक एक्ट हुआ हो, मतलब एक्टस रियस हो, फिर मेंस रिया हो, है ना, ह्यूमन बॉडी हो, और ऑफेंस हो। आया समझ? ये 4 चीजें हैं। तो पहला असेंशियल हम इस क्लास में कर रहे हैं मेंस्ट्रिया। ये मेंस्ट्रिया ऑलमोस्ट मैं 90% जो है कंप्लीट कर दूंगी, थोड़ा सा 10% जो है वो रह जाएगा। वो हम जब नेक्स्ट क्लास होगी, टुमारोज क्लास, तो उसमें स्टार्ट करेंगे और फिर इसी का ही आंसर राइटिंग करेंगे। एंड देन मेंस्ट्रिया के बाद विल जंप टू एक्टस रियस एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, एंड देन स्टेजेस ऑफ क्राइम। जो हमारा कल का लेक्चर रहेगा दैट विल बी योर एक्टस रियस, स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम में हम ये करेंगे, प्रिपरेशन होता है, ठीक है, प्रिपेयर किया आपने, पहले आपने सिर्फ माइंड प्रिपेयर किया, फिर आपने सिर्फ सोचा, देन प्रिपरेशन किया, देन अटेम्प्ट किया, एंड देन एक्चुअल ऑफेंस किया। ये हमारा कल का क्लास रहेगा और उसी में ही मैं आपको जो है अटेम्प्ट पूरा बता दूंगी। ठीक है, ये कल का क्लास। एंड देन नेक्स्ट जो क्लास होगा वो जुरिस्डिक्शन के ऊपर एंड ऑल, वो हम बाद में देखेंगे। तो आज की क्लास में जो नेक्स्ट एक हमने क्राइम किया, नेक्स्ट इज योर मेंस्ट्रिया। मेंस्ट्रिया के बारे में बात करते हैं। सी, मेंस्ट्रिया इज वेरी असेंशियल एलिमेंट जब भी हम क्राइम की बात करते हैं। ठीक है, बहुत। मेंस्ट्रिया का मतलब क्या? आपकी मेंटल स्टेट। मान लीजिए चोरी हुई, चोरी हुई कैसे हुई? आपने सोचा था ना चोरी करने के लिए, आपके माइंड में था ना चोरी करने के लिए, इसीलिए उसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रिया। नाउ मेंस्ट्रिया इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट
यहाँ पे ना अपने आप दो टर्म्स क्लियर कर लो, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ये भी आएगा ना। व्हाट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट बेसिकली, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वो होता है जैसे कि हमने क्राइम की बात करी, क्राइम हमने देखा ना, इट चेंजेस, हो सकता है ये क्राइम हो सकता है ये क्राइम ना हो। इन इंडिया ऑल्सो अगर हम देखते हैं कि मेंसिया को हमने यूनिफॉर्मली कहीं डिफाइन नहीं किया, जो मेंसिया है हर ऑफेंस के लिए अलग है। जब भी आप जैसे थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ना कि थेफ्ट में मेंसिया क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है। मर्डर में क्या है, इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है और बहुत सब चीजें भी हैं। सो समथिंग हमारे इंडिया में मेंसिया को प्रॉपरली जो है डिफाइन नहीं किया गया है। हमारे इंडिया में मेंसिया को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, किसी ऑफेंस के लिए कुछ है, किसी ऑफेंस के लिए कुछ है। तो समथिंग विच वेरीज, जो वैरी करता है, दैट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो क्राइम भी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। एंड देन अगर हम ये चलते हैं अबाउट योर मेंसिया, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो पहले क्या था इन इंडिया, मतलब हम ऐसे बोलते थे कि मेंसिया का रिक्वायरमेंट है ऑफेंस होने के लिए, एक एक्सटीएस चाहिए, एक मेंसिया चाहिए। मेंसिया आगे क्या है कुछ नहीं पता। तो फिर हमारा आया फर्स्ट लॉ कमीशन, उन्होंने ये बोला कि सिर्फ अगर आप मेंसिया लिखोगे ना तो बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी हो जाएगी। कि मान लो कि मेंसिया का क्या मतलब हुआ, कैसा मेंसिया, कौन सा, हमें इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। हर ऑफेंस के लिए हमें बताना पड़ेगा कि क्या मेंसिया है, किसके लिए नॉलेज है, किसके लिए डिसऑनेस्ट है, किसके लिए क्या है। तो बिफोर फर्स्ट लॉ कमीशन हमने सिर्फ मेंसिया रखा, एंड आफ्टर दैट हमने इसको जो है सब क्लासिफाई कर दिया, दैट इज मेंसिया। नाउ आगे चलते हैं, द पर्पस, ये तो हो गया द इंट्रोडक्शन अबाउट मेंसिया। और नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ मेंसिया। मेंसिया को हमने क्यों लाया, व्हाई वी ब्रॉट मेंसिया? सी, वी ब्रॉट मेंसिया बिकॉज जब हम मेंसिया लाते हैं ना तो हम बताना चाहिए कि अगर कोई भी चीज अगर पनिशेबल है, अगर हम पनिश कर रहे हैं, हम तब पनिश करें जब पीछे आपके गिल्टी माइंड था। क्योंकि अगर कुछ गिल्टी माइंड नहीं है और गलती से कुछ चीज, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, दो लोग आए, एक्सीडेंट हो गया, एक पर्सन को पता ही नहीं था कि ब्रेक फेल है, ही डिडंट नो, और एक्सीडेंट हो गया। जब मेंसरिया ही नहीं है, अब आप उस केस में उसको अगर आप पनिश कर रहे हो, दैट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग, है ना, दैट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग। सो द मेंसरिया, अब आप समझ में आया? मैंने आपको पहले बताया कि मेंसरिया जो है आपको लिखना कैसे, देखो ये आंसर राइटिंग यही है। मेंसरिया आपने ये लिखा कि इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, जो मेंसरिया है दैट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इसके कीवर्ड्स उठाओ। मेंसरिया इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी। फर्स्ट लॉ कमीशन से पहले क्या था कि हमने उसको क्लासीफाई नहीं किया था, बट फर्स्ट लॉ कमीशन ने बोला कि अगर आपने क्लासीफाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, एम्बिग्विटी हो जाएगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हमने कर दिया मेंसरिया का। फिर पर्पस में देखो यही चीज आई कि जो मेंसरिया है ना, पर्पस में जो मेंसरिया है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइना क्वा नन। अच्छा, कभी भी अब आप आंसर्स लिखो तो हमेशा ट्राई करो एक लैटिन वर्ड डालो ही डालो। उससे क्या होता है, सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि यार इसको तो बड़ा नॉलेज है, इसे तो बहुत इन डेप्थ किया है। ठीक है, तो साइना क्वा नन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो एक ऑफेंस होने के लिए मेंसरिया होना, एज जनरल रूल, मेंसरिया होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या लिखा हुआ है, इट्स साइन क्वा नन। बट मैंने क्या बोला, जनरल रूल, व्हाई एक्सेप्शन इज देयर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस। अब आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस क्या है समझाऊंगी। ठीक है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज मेंसरिया को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। मेंसरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म, एक लैटिन टर्म से आया है। मेंस इज मतलब माइंड, रिया मतलब गिल्टी। तो मेंस रिया इज गिल्टी माइंड, मेंस इज माइंड, रिया इज गिल्टी, तो गिल्टी माइंड। अभी जैसे मैं आपको बताया था एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस रिया, अभी बताया था आज के लेक्चर में ही, है ना। तो ये यहाँ से आया है, ये बोलता है कि एक एक्ट को ऑफेंस बनने के लिए गिल्टी माइंड का होना बहुत जरूरी है। ये एक कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है, क्योंकि हमारा जो ये बेसिकली किसने बनाया, स्टीफन ने। स्टीफन ने कहाँ से लिया, इंग्लैंड से, वहां से ये आया है। एंड वहां पर भी ये कौन से केस से आया था,
फ्लावर वर्सेस पैजेट। उन्होंने बोला, फ्लावर वर्सेस पैजेट से आया, उन्होंने बोला कि एक एक्टस रियस होना चाहिए, एक मेंस रिया होना चाहिए। एक्टस नॉन फेसिट रिया, निसी मेंसिट रिया। ठीक, ये हुआ। नाउ जैसे आज हमने बीएनएस का एक सेक्शन याद किया, क्या याद किया? ऑफेंसेस इन 2 क्लॉज 24, है ना, जो पहले 40 था। ऐसे ही वॉलंटरली की अगर हम बात करते हैं, दैट्स इन सेक्शन 33, 2 क्लॉज 33। पहले किसमें था? 39। इसको आप ठीक कर लें, है ना, पहले किसमें था? 39 में। सो वॉलंटरली का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको समझा रही हूँ। Direct language. Voluntarily. A person is said to cause an effect voluntarily when he causes. When voluntarily, there is cause and effect relationship. कि एक effect हुआ, वो इस cause की वजह से हुआ. So a person is said to cause an effect voluntarily when he causes it. कैसे? 3 तरीके से, जब उसकी intention थी, या जब उसका knowledge था, या जब उसका reason to believe था. तो वॉलंटरली का मतलब बेसिकली ये होता है, अ पर्सन इज सेट टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली, जब वो उसको किसी इंटेंशन से परफॉर्म करता है, या नॉलेज से परफॉर्म करता है, या उसको रीजन टू बिलीव होता है तब। ठीक, तो ये तो हो गया वॉलंटरली के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मेंसरिया। मेंसरिया के बारे में क्या पढ़ा हमने? इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मेंसरिया जो है वो साइना कुआ नन है। वो मेंसरिया जो है पहले कोई स्पेसिफिक नहीं था, फर्स्ट लॉ कमीशन आया, हमने स्पेसिफाई किया, और एक मैगजीन से आया जो फ्लावर वर्सेस पैजेट से आया। नेक्स्ट जो है मेंसरिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं। मेंसरिया के टाइप्स देखो ऐसे ऐसे होते हैं कि देयर शुड बी इंटेंशन, देयर शुड बी नॉलेज, ये सब जो है मेंसरिया ही है। ये सब चीजें जो है वो मेंसरिया ही है। तो ये सब टाइप्स है। बट हम जो मेन 3 टाइप पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे इंटेंशन, दूसरा हम पढ़ेंगे नॉलेज, और तीसरा हम पढ़ेंगे रीजन टू बिलीव। बाकी और भी है, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, ये सब तो वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट फिलहाल यही पढ़ेंगे। तो इंटेंशन की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज इंटेंशन? इंटेंशन इज desire to do something, to do particular consequence. I want to kill B. मुझे B को मारना है। I want to kill B. I want to kill B, है ना? तो जब मुझे पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस लाना है और मेरी उसकी डिजायर है, तो दैट इज इंटेंशन. So intention is something which is the highest degree. So there are 3 degrees. Degree 1 is intention, second degree is knowledge, third degree is reason to believe. It is the highest degree और इसमें एक certainty है. I want to kill, या बोलो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं जाऊंगा वहां तो मैं उसको मार आऊंगा. सर्टेनिटी नहीं है. सर्टेनिटी, यू आर वेरी क्लियर कि मुझे इसको मारना है, तो दैट इज आपकी इंटेंशन, आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है. ठीक है, तो देयर हैज टू बी सर्टेनिटी, तभी इंटेंशन होगा. इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज पर्टिकुलर फॉर्म, राइट. एंड इंटेंशन है कि नहीं है, उसका टेस्ट ऑब्जेक्टिव है. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसा आया? सी, मुझे बी को मारना है, क्या मैं जाके सबको बोलूंगी अरे मुझे बी को मारना है, मुझे बी को मारना है? मुझे बी को मारना होगा तो मैं ऑब्वियस सी बात है चोरी छिपे करूंगी ना. तो लोगों को पता कैसे लगेगा? लोगों को पता कैसे लगेगा? वो हमें आस पास की सराउंडिंग से पता लगेगा. जैसे कि अभी हाल फिलहाल में केतन चेतन का केस चल रहा है. ठीक है, जो भी चीजें आपने देखा होगा न्यूज में चल रही है, मैं उसको हमेशा रिलेट करके चलती हूँ. ठीक है, उसका केस चल रहा है, सब सामने आ रही है चीजें कि उसके बाल नहीं थे, वो उसको 2-3 बार पहले लेके गई ऊपर, धक्का मारा पहाड़ से. ठीक है, प्री वेडिंग शूट के लिए गए थे, कोई नहीं था वहां पे. चेतन पहुंचा, उसने अपना फोन, गार्ड का फोन लिया, उसका नहीं लिया ताकि लोकेशन शेयर ना हो. तो ये सब हम सिचुएशंस देख के देख रहे हैं. दैट प्रिया, आई थिंक प्रिया थी या जो भी था, नाम बोल रही हूँ पूरे वाला केस में. केतन चेतन तो मुझे पता है कि she had the entire intention to kill केतन, है ना. तो ये कैसे पता लगा? सराउंडिंग से पता लगा. दिस इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये ऑब्जेक्टिव है. और सब्जेक्टिव टेस्ट भी मैं आपको समझा चुकी हूँ. अब अगर आपको ये प्रूव करना है दैट ए हैड इंटेंशन टू किल बी, प्रिया हैड इंटेंशन टू किल चेतन केतन, तो here the prosecution has to prove beyond reasonable doubt. सिर्फ ऐसे नहीं हल्का फुल्का आपने प्रूव कर दिया, आपको एक रीजनेबल डाउट के बिल्कुल तरीके से प्रूव करना पड़ेगा.
एक केस है यहाँ पे नाथूलाल वर्सेस महाराष्ट्र, सॉरी एमपी केस। तो एक नाथूलाल है, वो फूड ग्रेन मतलब फूड ग्रेन देता है, बेचता है फूड एंड ऑल ग्रेन्स जो होते हैं ना, जैसे चावल गेहूं आटा। तो उन्होंने ना लाइसेंस के लिए अप्लाई किया अंडर असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। और जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो उसको लगा कि मुझे लाइसेंस मिल गया है, एंड उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि क्या उन्होंने कोई ऑफेंस ब्रीच किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, देखो मेंसरिया एक इंपॉर्टेंट होता है एलिमेंट, अनलेस इट इज एक्सक्लूडेड। क्योंकि नाथूलाल को ऐसा लगा कि मुझे लाइसेंस मिल गया है, तो इंटेंशन तो था नहीं। जब इंटेंशन नहीं था तो फिर जो है ऑफेंस भी नहीं हुआ। ठीक, ये नेक्स्ट कम्स योर नॉलेज। नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, नॉलेज का मतलब क्या है? इट इज समथिंग यू आर अवेयर अबाउट द नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। एक्ट का नेचर से कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये एक डिग्री कम है इंटेंशन से। ठीक है, यहाँ पे आपको रीजनेबल डाउट की तरह प्रूव नहीं करना है। यहाँ पे अगर कुछ सिचुएशंस प्रूव हो गई तो आप प्रिज्यूम कर सकते हो। जैसे इंटेंशन तो क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस है, नॉलेज नहीं है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। मान लो ऐसा आप ऐसे जैसे डाउरी डेथ में आपको कुछ सिचुएशंस आ रखी हैं, ऐसा हुआ 7 साल में, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो आप प्रिज्यूम कर लेते हो। सम सिचुएशंस इफ प्रूव्ड यू प्रिज्यूम। सो नॉलेज जो है आप प्रिज्यूम कर सकते हो सर्टेन सराउंडिंग्स की वजह से। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए ने बी को एक लाठी सर पे मारी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि नॉलेज था, क्योंकि एक लाठी सर पे मारी है। जरूरी नहीं है कि एक लाठी सर पे मारने से इंसान मर जाता है। ठीक है, तो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इंटेंशन वाज देयर वाज नॉलेज टू किल, नॉलेज था। बट अगर एक पर्सन ने 10-15 लाठी मार जा रहा है मार जा रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली ये प्रूव हो रहा है कि देयर वाज इंटेंशन, क्योंकि वो मार जा रहा है, इसका मतलब ये है जब तक वो नहीं मर रहा है मैं तब तक मारूंगा। गॉट इट? तो एक लाठी मारी नॉलेज, दसियों लाठी मारी इंटेंशन। ठीक, तो ऐसे ही केस आता है यहाँ पे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। ठीक है, दिस विल बी आवर लास्ट, महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, एंड फ्रॉम हेयर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। हुआ क्या था इस केस में कि एक पर्सन है एक्यूज जो है, वो सिल्वर को आउट ऑफ इंडिया स्मगलिंग कर रहे थे, एंड मुंबई के रास्ते से सीवी से लेके जा रहे थे। और वो सी शोर पे थे ही, इंडिया को छोड़ने वाले ही थे। और वो जैसे वो ऐसा करते, उससे पहले कस्टम्स वाले आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब स्मगलिंग तो उन्होंने करी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि देखो उनके यहाँ से पूरा नॉलेज ये आता है कि अगर कोई पर्सन रात में चोरी छिपे और चांदी डाल रहा है, ताकि वो क्यों डाल रहा है, ये सब से ये प्रूव होता है कि वो स्मगलिंग करना चाह रहा है, लेके जाना चाह रहा है। तो हेयर नॉलेज जो है, हमें मैनर जो सब दिख रहा है उससे नॉलेज जो है वो प्रूव होता है। गॉट इट? थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। हमने पहला जो पढ़ा दैट इज हमने क्राइम के बारे में पढ़ा। दूसरा जो हमने पढ़ा मेंसरिया, मेंसरिया में हमने इंटेंशन देखा, नॉलेज देखा। रीजन टू बिलीव हम कल देखेंगे, और वहीं से जो है हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस को देखेंगे। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।